Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Laiba Fatma, coordinator of Medico 360 for first year. Today we will discuss blood and some of its important topics. तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 33 हमारे पास ब्लड का आता है. इसमें हमने एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया को डिस्कस करना है. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस एनीमिया एंड इट्स इम्पोर्टेंट टाइप्स. तो हमारे पास एनीमिया जो आता है इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. डेफिनेशन एनीमिया की होती है व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज और एचबी इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू एज एंड जेंडर. यानी कि एज का इन्फ्लुएंस भी होता है कि एनीमिया है या नहीं है, और जेंडर का इन्फ्लुएंस भी होता है क्योंकि मेल्स में आरबीसीज ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में आरबीसीज कम होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. इसमें हमारे पास ये आता है, ये क्लासिफिकेशन है इसकी. इसमें हमारे पास एनीमिया जो होता है उसको दो फॉर्म में हम लोग क्लासीफाई करते हैं. एक मॉर्फोलॉजिकल होती है, एक एटियोलॉजिकल होती है. मॉर्फोलॉजिकल को अगर हम देखें तो हमारे पास ये 4 टाइप्स आती हैं इसकी, जिसमें हमारे पास नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक एंड माइक्रोसिटिक आ जाते हैं आगे इनकी. विद रिस्पेक्ट टू एचपी हमारे पास दिए हुए नॉर्मोक्रोमिक है, हाइपोक्रोमिक है, ऑल दीज. तो ये वाली टाइप्स इसकी 4 टाइप्स हैं एनीमिया की. फिर आगे हमारे पास इनकी एग्जांपल्स मैं आगे बताती हूँ आपको टेबल के लिहाज से. फिर हमारे पास इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आती है विच इज़ दिस वन. इसमें ये होता है कि हमारे पास 5 टाइप्स आती हैं: हिमोरेजिक, हिमोलिटिक, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एप्लास्टिक और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़. नाउ वी विल डिस्कस के हमारे पास ये जो सारी टाइप्स हैं इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया. इसमें हमारे पास हिमोरेजिक अगर हम लोग देखें, जिसमें हमारे पास ब्लड लॉस असल में हो रहा होता है हेमरेज के थ्रू, तो हमारे पास एक्यूट ब्लड लॉस भी हो सकता है, हमारे पास क्रॉनिक ब्लड लॉस भी हो सकता है. अगर एक्यूट हो रहा है तो हमारे पास आरबीसीज नॉर्मल बनेंगे, उनके अंदर एचबी जो है वो नॉर्मल बनेगी, ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास जो ब्लड लॉस है वो क्रॉनिक हो रहा है तो आरबीसीज जो है वो स्मॉल बनेंगे और उनमें जो एचबी है वो भी कम होगी. इसलिए हम लोग माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज कहेंगे इनको. नाउ हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया आ जाता है. हिमोलिटिक एनीमिया में ये होता है कि जो आरबीसीज होते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है. दैट्स वाई वी हैव डेफिसिट ऑफ आरबीसीज इन अवर ब्लड. तो हिमोलिटिक जो होता है वो 2 तरह का होता है. एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है. एक्सट्रिंसिक मीन कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके हमारे आरबीसीज की ब्रेक डाउन करा रहा है. लेकिन इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया वो होता है जिसमें हमारे पास बॉडी के फैक्टर्स आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं. वो कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम जो होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है. अब सबसे पहले बताया हुआ है कि जो हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया में एक्सट्रिंसिक वाली है उसमें ये वाली सारी कॉजेज़ बताई हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा. और इसमें हमारे पास बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ. जैसे ड्रग्स लेते हैं हम, टॉक्सिन्स लेते हैं कि फूड के थ्रू आ जाते हैं, या ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं वो भी हमारे पास करा सकती हैं हिमोलिटिक एनीमिया. आरबीसीज की हिमोलिसिस हो जाती है. लेकिन एक्सट्रिंसिक में ये याद रखना है कि हमारे पास जो आरबीसीज होंगे वो नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक बनेंगे, ठीक है. नाउ हम लोग इंट्रिंसिक को देख लेते हैं. इंट्रिंसिक में ये होता है कि हमारे पास हेरिडिटी डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास कराएंगे हिमोलिटिक एनीमिया. और इसमें बेसिकली सिकल सेल एनीमिया आ जाते हैं जिसमें HbS होता है और इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल HB. और फिर थैलेसीमिया जैसे हो गया, इसमें भी एनीमिया के सारे सिम्टम्स आते हैं. नाउ सेकेंड इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें पता है कि आयरन की डेफिशिएंसी, जो चीज़ें आरबीसीज बनाने में इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसीज हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे. तो इधर ये है कि आयरन डेफिशिएंसी अगर हो जाए, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ये अगर डेफिसिट हो गए तो आरबीसीज की प्रोडक्शन सही नहीं होगी और हमारी बॉडी में एनीमिया होगा. और अब इसमें आगे ये आपने देख लेना है कि किसमें क्या होगा. लेकिन विटामिन B12 और फॉलिक एसिड में ये याद रखना है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक हो सकता है. यानी कि मैक्रोसिटिक तो होगा, नॉर्मोक्रोमिक भी हो सकता है, हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है. दोनों कॉजेज, दोनों इसमें मैनिफेस्टेशंस आ सकती हैं. लेकिन फॉलिक एसिड में होगा कि हमेशा हाइपोक्रोमिक होगा, मेगैलोब्लास्टिक होगा और हाइपोक्रोमिक होगा. नेक्स्ट हमारे पास है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़. यानी कि किसी पर्सन को कोई क्रोनिक डिजीज़ है जैसे रिमाटाइड आर्थराइटिस, क्रोनिक इन्फेक्शंस कोई हो गए जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गया, तो उसमें नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक होगा. हमने पता है कि क्रोनिक ब्लड लॉस, क्रोनिक अगर डिजीज़ हो जाए तो हमारे पास नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक होता है. ये सिंपल सी बात है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीसाइथीमिया को. पॉलीसाइथीमिया इज़ एक्चुअली द एक्सेस ऑफ आरबीसीज और एचबी इन द ब्लड
और ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है, एक सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है। जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है इट इज़ एक्चुअली पैथोलॉजिकल यानी कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या किसी हमारे पास पैथोलॉजी हो गई है, कोई पैथोजन है उस वजह से हो रहा है। और इसका दूसरा नाम होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा या पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा भी इसको कहा जाता है। और इसका तीसरा नाम ये है एरिथ्रीमिया, ठीक है। और प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में एक्चुअली ये हो रहा है कि हमारे पास बॉडी में कोई रेडिएशंस हैं, कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिसने हमारे पास हीमोलिटिक सेल्स जो थे जिन्होंने हीमोसाइटोब्लास्ट सेल जो थे जिन्होंने एक्चुअली आरबीसीज और बाकी सेल्स की प्रोडक्शन करनी थी वो हमारे पास हो जाते हैं abnormal, और that will begin to produce excess amount of RBCs in the blood that will lead to the pathological polycythemia। और इसमें बेसिकली हेमाटोक्रिट हमारे पास जो नॉर्मल होता है वो 60 होता है, वो 40 to 45 होता है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया 60 to 70% तक हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारे पास जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ कर सकता है। देन सेकेंड हमारे पास टाइप है वो है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया में ये होता है कि जब हम लोग किसी हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, एज अ रिज़ल्ट हमें हमारी बॉडी को हाइपोक्सिया मैनिफेस्टेशन होती हैं, तो हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और आरबीसीज एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाएंगे। इवन इफ वी हैव एक्सेस आरबीसीज, वी हैव एडिक्वेट आरबीसीज, बट आवर बॉडी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मतलब ज़्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस होने लग जाएंगे ड्यू टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो बॉडी फेस कर रही है। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में से हमने 2 करने थे। अब हमने ऑप्सनाइजेशन को डिस्कस करना है। ऑप्सनाइजेशन इज सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन इज सिलेक्टेड फॉर डिस्ट्रक्शन और फेगोसाइटोसिस, यानी कि उसको टेस्टी बनाया जाता है, हम लोग अपनी ज़बान में ये कह सकते हैं, और उसको मतलब ससेप्टेबल टू द फेगोसाइटोसिस बनाया जाता है। अब उसके 3 प्रोसीजर्स होते हैं। पहले उसकी सरफेस को, यानी कि अगर सरफेस स्मूथ होगी तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी। तो ऑप्सनाइजेशन के 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप हो गया रफ सरफेस, उसकी सरफेस को रफ किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि जो प्रोटीन कोट्स होते हैं डेट प्रोटेक्ट देम, उन सेल्स को या उस सरफेस के ऊपर से प्रोटीन कोट्स सबसे पहले उतारी जाती है ताकि फेगोसाइटोसिस हो सके। और थर्ड पॉइंट ये होता है हमारी बॉडी उस जो मटेरियल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी, सो इट्स फेगोसाइटोसिस कैन टेक प्लेस। ये हमारे पास ऑप्सनाइजेशन हो गया। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं चैप्टर नंबर 35 से। दीज आर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्चुअली 5 टाइप्स की होती हैं, IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। इनके 2 तरह से एक्शन होते हैं यहाँ पे जो दिखाए हुए हैं कि एक तो हमारे पास एक्शन हो गया क्या कहते हैं ये बाय द डायरेक्ट एक्शन, कि वो डायरेक्टली कैसे करती हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पहले कम्प्लेक्स बना और फ़ौरन ही उन्होंने क्या कर दी, ये 4 पॉइंट से उसकी लाइसिस कर दी और उसको ख़त्म कर दिया बॉडी से और डिस्ट्रक्शन हो गई एंटीजन की। अब इन पॉइंट्स को याद रखने का निमोनिक है निपाल, NEPAL, निपाल। N for neutralization, P for precipitation, A for agglutinization and L for lysis। यहाँ इससे आपको ये 4 पॉइंट्स याद रहेंगे प्रॉफ के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास है कि थ्रू कम्प्लीमेंट सिस्टम। कम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू इसके ये होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना, लेकिन किसी वजह से एंटीबॉडी जो है एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही, तो वो ये करेगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पास 2 पाथवे होते हैं, एक होता है अल्टरनेट पाथवे, एक होता है क्लासिकल पाथवे। अब अल्टरनेट पाथवे पहले देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो एंटीबॉडी थी वो जाके बाइंड कर जाएगी पॉलीसैकेराइड कोट ऑफ द जो एंटीजन है उसके जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन है जो भी है उसके साथ अटैच कर जाएगी। और इसमें होगा कि फिर हमारे पास एंजाइम्स होती हैं C3, C5, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, दैट विल इन रिटर्न काज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन। ये हमारे पास अल्टरनेट पाथवे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिकल पाथवे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर प्रॉफ में पूछा जाता है। क्लासिकल पाथवे में हमारे पास ये सारे पॉइंट आ जाते हैं, ऑप्सनाइजेशन, लाइसिस, कीमोटैक्सिस, एग्लूटिनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन और मैस्ट सेल एक्टिवेशन। ये जो सारे प्रोसेस होंगे इन सब ने इन टर्न हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन करा देनी है और एंटीजन इस तरह से हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तो हो गई बात, लेकिन हमारे पास ये प्रोसेस जो है इनके लिए जो सर्टेन हमारे पास एंजाइम्स हैं वो ये हैं जिसमें हमारे पास ये सारा कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट जो होता है,
ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि पहले एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना तो उसने C1 को एक्टिवेट कर दिया, C1 से C1 डैश या C1 बार बन गया, इसको हम एक्टिवेटेड C1 बोलते हैं। जो C1 है उसने इंटर्न एक्टिवेट किया C4 C2 को, और C4 2 और C4A बन गया, और ये सारा पाथवे हमने करना है। और इसमें ये है कि जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले वो ऑप्शनाइजेशन के हैं कि ऑप्शनाइजेशन C3B हेल्प करता है ऑप्शनाइजेशन में। और अगर हमारे पास मैस्ट सेल की एक्टिवेशन है वो हम देखें तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस होती है, एक 4A कराता है, एक 3A कराता है, एक 5A कराता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैस्ट सेल्स की एक्टिवेशन कराएंगी। और थर्ड हमारे पास कीमोटैक्सिस का पॉइंट है कि कीमोटैक्सिस कौन एक्टिवेट कराता है या कौन इनिशिएट कराता है, वो 5A वाला जो कंपोनेंट है वो कराएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास लाइसिस ऑफ द सेल है। लाइसिस ऑफ द सेल मतलब कि सेल पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो लास्ट वाला कंपाउंड बना है C5B6789, ये वाला जो है ये लाइसिस ऑफ सेल्स करा देगा। और इसमें हमारे पास यूँ होता है कि ये जो कंपोनेंट है वो कैल्शियम की जो है वो इम्पोर्ट इनटू द सेल वो ज़्यादा कर देता है। दैट्स वाई जो सेल वो है वो इनलार्ज हो जाता है और वो टॉलरेट नहीं कर पाता इतना कैल्शियम, इस वजह से उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है, या हम कह सकते हैं उसकी जो लाइसिस है वो हो जाती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलर्जी। एलर्जी में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन और इसके जो केमिकल्स होते हैं जो एलर्जी प्रोड्यूस कराते हैं वो, और एनर्जी की मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं इसकी, मतलब हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा बॉडी पे। और फोर्थ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को। सबसे पहले एलर्जी का मैं बताती हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। तो एलर्जी का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले ये हमारे पास कोई एंटीजन था, वो एंटर कर गया बॉडी में। ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ थी बॉडी में IgE। तो सबसे पहले IgE पे क्या करेगा, ये जो एंटीजन आया है वो आके अटैच हो जाएगा यूँ। अब जैसे ही आके हमारे पास एंटीजन आके अटैच हो गया है इस वाले सेल के ऊपर जो मैस्ट सेल है, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं कोई भी और सेल है उस पर आके अटैच हो गया, तो फ़ौरन इसकी हमारे पास लाइसिस हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ लाइसिस हमारे पास क्या होगा, फ़ौरन प्रोड्यूस हो जाएंगे हिस्टामिन, प्रोटीएजेस, स्लोअर एक्टिंग सब्सटेंस ऑफ द एनाफिलैक्सिस, और बहुत सारे जैसे कोई प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, हेपारिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस या फैक्टर्स ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन सब ने जाके हमारी बॉडी में एलर्जी काज करानी है, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाती है कि इसके मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे कि इसने जब एलर्जी हो गई है तो इसके हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहले वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी कैपिलरीज की, और बाकी वेसल्स की। और क्या होगा, जो हमारे पास साइट ऑफ एलर्जी थी वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल है उसकी अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी उस जगह पे, ताकि एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। फिर हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है एनाफिलैक्सिस, फिर आ जाता है यूट्रिकैरिया, फिर हे फीवर, एंड देन वी विल डिस्कस एज़मा। जो हमारे पास सबसे पहले एनाफिलैक्सिस है उसमें ये होता है कि कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में ऐसे आया है सर्कुलेशन के थ्रू जब आया है तो वो पूरी सर्कुलेशन के अंदर करा देगा ना एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ये होगा कि सबसे पहले एंटीजन आया सर्कुलेशन से क्या करेगा, हमारे मैस्ट सेल्स और जो बेसोफिल्स से उनको एक्टिवेट करेगा, उनके साथ रिएक्ट करके जो फिर आपने हर जगह 4 पॉइंट्स लिख देने हैं जो हमने पीछे पढ़े थे, 3 पॉइंट्स। जो वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी, और न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल की अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे भी ये सारे काम होंगे लेकिन थ्रू आउट द बॉडी होगा। और जब ये बात याद रखनी है कि जब वेज हमारे पास वेस्कुलर परमिबिलिटी हो रही थी तो वेस्कुलर परमिबिलिटी ज़्यादा हो रही थी तो हमारे पास प्लाज्मा का लॉस होगा बॉडी से, क्योंकि जो हमारे पास कैपिलरीज के पोर्स हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं वो अलाउ करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स को और बाकी चीज़ों को ब्लड से मूव करने के लिए। तो हमारे पास टिश्यू के अंदर मटेरियल एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि वो हम लोग अगर एपिनेफ्रीन ले लेंगे, यानी कि वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस ले लेंगे, तो एनाफिलैक्सिस का जो प्रोसेस है वो रुक सकता है। फिर आगे बताया हुआ है कि यूट्रिकैरिया, इसमें हमारे पास ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी का एलर्जन का रिएक्शन बॉडी के किसी भी एरियाज़ में हो सकता है, कि यानी एलर्जन किसी भी जगह अगर एंटर हो जाए। इसमें भी हम लोग 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे, वही जो पहले हमने पढ़े, परमिबिलिटी वाले, वेजोडाइलेशन वाले, न्यूट्रोफिल इओसिन वाले। और इसमें जो हमारी बॉडी के ऊपर हाइव्स स्वेलिंग प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं हाइव्स।
ये बात याद रखनी है। फिर हे फीवर है, हे फीवर के स्पेसिफिक एरिया जो है वो नोज़ है, यानी कि एलर्जन जो है वो नोज़ में आएगा और उधर हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन करेगा, वेस्कुलर परमिबिलिटी जो है या कैपिलरी का जो हमारे पास परमिबिलिटी है वो इंक्रीज़ करा देगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वहाँ पे जो नेज़ल लाइनिंग्स जो होती हैं वो स्वेलन हो जाती हैं और सिक्रेटेड हो जाती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि अगर हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग्स अगर लें तो हमारे पास ये जो स्वेलिंग है वो क्या कहते हैं ख़त्म हो सकती है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज़मा। एस्थमा में हमें पता है, हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th में भी, कि इसमें एलर्जिक जो रिएक्शन काज कराने वाले एलर्जेंस होते हैं वो एंटर करते हैं ब्रोंकियोल्स में। अब जब ब्रोंकियोल्स में एंटर होंगे तो वो वहाँ पे स्पैज़म करा देंगे, ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रक्शन करा देंगे उसके स्मूथ मसल्स की। एज अ रिज़ल्ट पर्सन विल फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। एज अ रिज़ल्ट डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर ये हमारे पास रिएक्शन होगा।